मैं सुमन शाही वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अहमदाबाद में चीफ मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मैं ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली SBI प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या IBPS के जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कैसे तैयारी की जाए। और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एज एन स्टूडेंट एंड एज एन टीचर, अपन अपने जो वीडियो की स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट्स में बताना चाहूँगा कि बात 1996 की है। मैं रतलाम में नया आया था, रतलाम के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने दूसरी जगह से की थी, फाइनल ईयर में रतलाम आया था। और चूँकि फाइनल ईयर के बाद हर स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, तो मैं भी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के लाइब्रेरी में एक दिन बैठा हुआ प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से कुछ लिख रहा था, ट्रिक्स लिख रहा था, जो मैथमेटिक्स के ट्रिक्स होते हैं जो आप लोग भी करते होंगे, बैंक एग्जाम्स में आते हैं। तो एक छात्र नेता जो थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो मेरे पास आए और उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको कहा सर मैं ये लिख रहा हूँ, ट्रिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उसको नोट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे जानकारी दी युवाम संस्था के बारे में। उन्होंने कहा एक काम करो, आप यहाँ पे जो कॉलेज है उसी में मॉर्निंग में 7 to 10 क्लास लगती है। युवाम नामक एक संस्था है जो कि बैंकिंग की तैयारी कराती है, ऑफलाइन क्लासेस रहती है और बिल्कुल फ्री रहता है। तो आप एक बार उसमें ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए तो वो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मैंने फिर युवाम संस्था के बारे में मालूम किया और नेक्स्ट डे, चूँकि वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्री कोचिंग जो चलती थी और जो वहाँ का रिजल्ट रहता था उसको देख के आसपास के भी सिटी के लोग वहाँ पे आते थे पढ़ने। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका था और सेशन भी स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने कहीं से भी किसी से भी एक पहचान निकाल के, हमारे एक सीनियर्स थे युवाम में उस टाइम पे जो देखते थे पूरा, शरद गोयल सर, उनसे थोड़ी सी पहचान निकाली और मेरा एडमिशन हो गया। और उसके बाद मेरी जॉब लगी। 1998 में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ज्वाइन किया था और वो मर्जर के बाद अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है। तो मैं उसमें अभी अहमदाबाद में एज ए चीफ मैनेजर यहाँ पे पोस्टेड हूँ। जब युवाम में मैंने ज्वाइन किया तो युवाम संस्था में जो कंसेप्ट था ईच वन टीच वन, युवा सृजन राष्ट्र निर्माण के मिशन से वहाँ पे जितने भी पढ़ाने वाले थे वो सारे जॉब करने वाले थे या क्लास के सीनियर स्टूडेंट्स थे जो कि अच्छे मार्क्स ला रहे थे, वही बोर्ड पे आके पढ़ाते थे। और युवाम के संस्थापक हमारे पारस दादा हैं जो कि रतलाम के ही हैं, वो भी स्टेट बैंक में ही थे। और वो 1977 से ये क्लास स्टार्ट किए थे और अभी तक सतत जारी है, जो इंडिया के कई सारे शहर और गांव में, लगभग 80 गांव में है ये क्लासेस चलती है और 1 लाख से ज़्यादा के लगभग अभी स्टूडेंट्स उससे सिलेक्ट हो चुके हैं। और उसमें निःशुल्क है। फ़ी के नाम पे अगर है तो सिर्फ यही है कि आप जिस प्रकार से वहाँ पे कोचिंग किए हैं फ्री में, तो आपको यदि मौका मिले तो जैसा भी जहाँ पे भी आपकी जॉब लगे वहाँ आप कोशिश कीजिए कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट कर पाएँ, या तो कोचिंग क्लासेस लगाएं या फिर ऐसे भी कुछ उनको गाइड कर सकते हैं तो करें। तो इसी के तहत मेरी पोस्टिंग जब मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्हारगढ़ नामक जगह है जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 8000 है, रूरल ब्रांच थी, वहाँ पे जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैंने भी युवाम का कर्ज उतारने के तौर पे, और एक तरह का शौक भी डेवलप हो जाता है जब युवाम संस्था में हम पढ़ते हैं तो दूसरों को हेल्प करने का, तो मैंने भी वहाँ क्लासेस स्टार्ट की थी। और क्लासेस स्टार्ट करने का मकसद मेरा ये था कि वहाँ पे जो बच्चे गांव के हैं उनको हम गाइड कर पाएँ। और मैं बड़ा आज सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि वहाँ मैंने क्लासेस 3 स्टूडेंट से स्टार्ट की थी, सिर्फ 3। उस मल्हारगढ़ में 20 साल से कोई भी बैंक में नौकरी नहीं लगा था, एक शख्स थे जो कि बैंक में जॉब कर रहे थे, वो भी 20 साल पहले ज्वाइन किए थे। वहाँ पे 3 स्टूडेंट से स्टार्ट किया, जब तक मैं मल्हारगढ़ में रहा 2004 तक वहाँ मैं पढ़ाता था। आज की तारीख में एज ऑन डेट मेरे वहाँ से आने के बाद भी वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं और हमारे अन्य साथी जो हैं
उन्होंने क्लासेस कंटिन्यू रखी और एज ऑन डेट 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो बैंक, रेलवे, एसएससी वगैरह में जॉब कर रहे हैं। मल्हारगढ़ युवाम से नौकरी प्राप्त करने में वो सफल हुए हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड था और मैं अभी वर्तमान में युवाम PSR नामक जो अपना चैनल खुला है, यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस बंद थी, तो हमने एक कोशिश की है कि ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए और उनको जितना ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ हम कर रहे हैं, जिसमें दादा की लाइव क्लासेस भी चलती है। अभी कुछ दिन पहले तक ऑफलाइन क्लासेस का लाइव टेलीकास्ट होता था, अब चूँकि लॉकडाउन हो गया है रतलाम में भी, तो अभी फ़िलहाल ऑफलाइन क्लासेस का ऑनलाइन प्रसारण बंद है, लेकिन लाइव क्लासेस घर से ही दादा ने अभी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट फिर से किया है। और जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर हम वापस ऑफलाइन क्लास, जो रियल कोचिंग ऑफलाइन की रतलाम में चलती है, उसका ऑनलाइन टेलीकास्ट यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आज आपके साथ हूँ और एज ए स्टूडेंट्स जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, बैंक में नौकरी मेरी लगी, और एज ए टीचर जब मैंने मल्हारगढ़ युवाम में कोचिंग दिया, इन दोनों का जो मिक्सअप है कि क्या एक्सपीरियंस मेरा था, क्या मेरे अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और वो करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है ये स्ट्रेटजी जो मेरी हो वो आपके साथ बिल्कुल मैच कर जाए, आपके लिए बिल्कुल फिट हो सकता है इसमें कुछ आपकी परिस्थिति के अनुरूप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया था और जब मैं कोचिंग लेता था उस टाइम भी हमने इम्प्लीमेंट किया और उसका परिणाम है कि इतनी अच्छी सफलता हमको मल्हारगढ़ युवाम में मिली। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से लेके जब आपने डिसाइड किया कि हमें बैंक की तैयारी करनी है से लेके जब तक आपका जॉब नहीं लगता है तब तक के स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आप 6 महीने से साल भर से तैयारी कर रहे हो तो स्टार्टिंग में लगेगा कि हमारे काम की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस स्टेज पे है हर स्टेज के लिए कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से इनपुट जरूर मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिगनर्स मतलब आप कॉलेज से निकले या कॉलेज में ही अभी फाइनल ईयर में है और आपने डिसाइड किया कि मैं बैंक की तैयारी करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक है वो आप बैंक के एग्जाम का पैटर्न समझे। और पैटर्न कैसे समझेंगे, उसके लिए बेस्ट तरीका जो होता है, आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे SBI प्रीलिम्स का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ओके, नाउ वी कैन डू सम रिसर्च मीन्स आप पिछले 4-5 साल के पेपर्स आपको सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है ऑनलाइन, नहीं तो आप कोई हार्ड कॉपी की बुक्स परचेज कर लें जिसमें प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर हों। ठीक है, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर आप देखें, उसको 1 वीक तक 10 दिन तक रोज एक बार पढ़ें, सिर्फ पढ़ें आप। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जो भी पेपर्स हैं उसके क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम के जो पैटर्न है उसको आप समझ पाएंगे, और अगर आपने एग्जाम का पैटर्न समझ लिया तो उस पैटर्न के समझने के दरमियान ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ नहीं जब बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको लगेगा कि मुझे करने आता है। इससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। और ये एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर बिलीव हो कि मैं बैंक का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने के लिए सक्षम हूँ, कैपेबल हूँ। तो आप क्वेश्चन 5 बार पिछले 5 साल के 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब तक आप चाहें उसको कंटिन्यूअस पढ़ें, डेली एक बार पढ़ें। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, आपने उसको स्वरूप को समझ लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन डू इट। तो अगला स्टेप है कि आप अच्छे बुक्स का सिलेक्शन करें, खास करके बैंकिंग क्लरिकल से रिलेटेड बुक्स बहुत सारे पब्लिकेशंस के हैं, लेकिन कुछ पब्लिकेशंस बहुत अच्छे बुक्स हैं
आप उसको प्रीफर करें, क्योंकि कई सारे बुक्स में इसमें आप जानते हैं कि हमेशा क्वेश्चन जो सॉल्व होता है ट्रिक से ही होता है। बिना ट्रिक से सॉल्व हमें नहीं करना है, क्योंकि टाइम बाउंडेड पेपर रहता है। तो कुछ सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको कुछ मैगजीन्स में मिलेंगे जो कि गलत तरीके से सॉल्व किया गया होता है या लेंदी प्रोसेस से किया होता है। तो आपके लिए सबसे पहला डिसाइड करने के बाद यह है कि आप बुक का सिलेक्शन सही करें। कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज़रूर ज्वाइन करें। आप चाहे तो हमारी युवाम की जो क्लासेस रतलाम में लगती है, और अभी अगर दूसरी जगह लॉकडाउन खत्म हुआ तो दूसरे जगह पे भी सेंटर्स पे स्टार्ट होंगे जो बिल्कुल फ्री होता है और ऑफलाइन क्लासेस रहती है। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में एक पेन और पेंसिल ले जाके बैठना है और क्लास अटेंड करना है। तो आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है बिल्कुल एकेडमिक जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न अभी तक रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो आपका एक माइंड सेटअप चेंज होना चाहिए कि हम डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव में जिसमें सेकेंड्स के फ्रैक्शंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो माइंड सेटअप आपको कोचिंग में जाने के बाद चेंज हो जाएगा। तीसरा स्ट्रेटजी आप अपनाएं कि आप ग्रुप में जरूर स्ट्रेटजी करें। ग्रुप स्ट्रेटजी का फायदा क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं आपका साथी उसमें आपको सपोर्ट कर सकता है, डिस्कस आप कर सकते हैं। डिस्कस करने से कई सारे नई ट्रिक्स आपके सामने उभर कर आएगा, कई सारे नई स्ट्रेटजी आएगी जो हम नहीं कर रहे थे लेकिन दूसरे साथी कर रहे थे, तो वो हम भी कर सकते हैं। और इन सब से भी ज़्यादा बेनिफिट ग्रुप स्ट्रेटजी का ये क्या होता है कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस का जो एक भावना आनी चाहिए वो आएगी। कैसे आएगी कि अगर आपने मैथ्स का एक पेपर किया, आपको 50 में से 40 नंबर आए और आपके साथी को 45 आया, तो आपके अंदर एक अंदर से आएगा आग कि नहीं अगले पेपर में मैं इससे ज़्यादा लाऊंगा। और ये कॉम्पिटिटिवनेस का जो अंदर आपके अंदर ये भावना आ रही, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ पास होना नहीं है, हमको हमारे जो कॉम्पिटिटर है उससे 0.001 या 1 या 2 कुछ भी हो, थोड़ा सा ज़्यादा हमको नंबर लाना है, तभी सिलेक्शन होगा। तो ये जो प्रतियोगिता करने की जो भावना विकसित होगी, आप ग्रुप स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। अब हम आते हैं मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। सबसे पहला मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करने में जो आपको जिस डायरेक्शन में चलना है उसमें यह है कि आप चैप्टर वाइज सबसे पहले स्टार्ट करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन पेपर करने लगते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप करें तो आप ये मान के चलिए विदिन 6 मंथ आप इस स्थिति में होंगे। यदि आपने 6 महीने तक चारों तरफ से ध्यान हटा के फोकस रखा है तो 6 महीने बाद आप इस कॉन्फिडेंट स्थिति में होंगे कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, मैथ्स और रीजनिंग की तरफ अगर देखें तो मैथ्स और रीजनिंग में स्टार्टिंग में आप चैप्टर वाइज करें। जैसे आपने मैथमेटिक्स का एग्जांपल लिया, आपने परसेंटेज का चैप्टर लिया, तो परसेंटेज के चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करें। जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को जो ट्रिक्स है उसके हिसाब से सॉल्व करने का प्रयास करें। और मैथमेटिक्स में एक मेरा सजेशन है कि आप अरिथमेटिक पार्ट पे जाने से पहले न्यूमेरिकल पार्ट को करें। वो इसलिए कि मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक है क्या, वो आफ्टर ऑल जो आप न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व उसी को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं। थोड़ा सा आपको समझना होता है और उसको जब समझ लेते हैं तो हम जब कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आते हैं तो वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी से करें, प्लस माइनस डिवाइड बोर्ड मास फ्रैक्शन स्क्वायर, ये क्वेश्चंस आते हैं, इसके ट्रिक्स आप समझें और उसको आप अपने प्रैक्टिस में लाएं। एक बार जब आपका इनिशियल न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा हो गया तो आप स्विच ओवर करें अरिथमेटिक के ऊपर। न्यूमेरिकल पैरेलल चलता रहेगा लेकिन अरिथमेटिक में चैप्टर वाइज पे जाए, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक को तो आप सब कुछ समझते हुए भी, ट्रिक्स जानते हुए भी, लास्ट में क्या होगा जब न्यूमेरिकल के आएंगे कैलकुलेशन करने की बारी तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये आया कि नहीं विदिन टाइम मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है।
इसलिए सबसे पहले आप न्यूमेरिकल करें मैथमेटिक्स तैयारी करने के लिए। न्यूमेरिकल के बाद आप अरिथमेटिक के चैप्टर वाइज करें, परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस की वैरायटी जो है। और वैरायटी में यहाँ पे ध्यान नहीं रखें कि परसेंटेज का आप कोई भी बुक्स लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का लेंगे या किसी भी चैप्टर का, तो उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको 50 टाइप्स के क्वेश्चन नहीं करने। मैं अभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स हैं, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कैसे तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन आता ही नहीं है उसको सॉल्व करते हैं। टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन, उसको वो सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये आप तय मान के चलें कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यदि पूछना होगा तो बैंक क्लरिकल के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो हायर लेवल का ज़्यादा एग्जाम होगा उसमें पूछेंगे। यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड्स में सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे पहले आप ये देखें कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो जब आप चैप्टर वाइज करें तो उससे आप मैच करें कि ये इस टाइप के क्वेश्चन 5 साल में अगर नहीं आया तो छठे साल भी नहीं आएगा, ये मान के चलिए आप। तो ऐसे क्वेश्चन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, टू द पॉइंट अपना अप्रोच होना चाहिए। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो बैंक क्लरिकल में भी पूछा जाएगा, पीओ में भी पूछा जाएगा, एसएसए में भी पूछते हैं, रेलवे में भी पूछेंगे, और उसके अलावा भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सारे में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे और इसी चैप्टर से आना है। तो ऐसा नहीं कि ये चैप्टर पूरा है वो बैंक क्लर्क या आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस के क्लर्क के लिए ही बना है। इसमें सारे वैरायटी हैं, आपको उसमें से चूज करना है कि हम कौन से एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा ही रीजनिंग के लिए भी करना है, चैप्टर वाइज आप पहले करें, और चैप्टर वाइज इंडिविजुअल जब हो जाए तो आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक साथ, लास्ट में एक्सरसाइज भी दिया रहता है, उसको प्रैक्टिस में करना है। क्योंकि आपने इंडिविजुअल तो ट्रिक्स सीख लिया, लेकिन जब आप 10 क्वेश्चन एक साथ करेंगे अलग अलग वेराइटी के, तो आपके माइंड सेटअप जो है वो तुरंत आपको इस क्वेश्चन में ट्रिक लगा, दूसरे क्वेश्चन में दूसरे तरीके से आपको सोचना है। तो ये जो स्विच ओवर होता है माइंड का, उसमें गलती होती है, या हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन में तो हम कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन किया और उसी टाइप के 10 कर लिए, तो तुरंत आप विद इन सेकेंड में करना चालू कर दोगे। लेकिन जब चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, एक ही चैप्टर के प्रॉफिट एंड लॉस के 25 सवाल आप कर रहे हैं, तो 25 अलग अलग टाइप के रहेंगे। उस टाइम पे आपको ये फ्रीक्वेंटली रिकॉल होना चाहिए कि इसका क्या ट्रिक था, इसको कैसे सॉल्व किया था जब हमने इंडिविजुअल किया था। तो चैप्टर वाइज फिनिश करने के बाद आप उसके प्रैक्टिस सेट को करें। ये हो गया आपका चैप्टर वाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट वाइज करें। सब्जेक्ट वाइज मीन्स आपने इंडिविजुअल चैप्टर कर लिया, अब आप इंडिविजुअल पूरा मैथ्स का पेपर करें, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज के भी हो, ट्रेंड के सवाल भी हो, मतलब मिक्स्ड जो पेपर आता है इंडिविजुअल। आप जब एग्जाम में देने जाते हैं तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन में जो वेराइटी रहता है वो सारे आप प्रैक्टिस सेट करें, इंडिविजुअल मैथमेटिक्स, इंडिविजुअल रीजनिंग का। इससे आपको एक जो पेपर है उसके डिफरेंट टाइप्स के जो चैप्टर्स के क्वेश्चन रहते हैं ये, और आपको अभी अपने चैप्टर में देखा कि आपका क्वेश्चन चेंज हुआ वेराइटी, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। तो इसी तरीके से जब मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो जो पहले बहुत इजी लगता था आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा। तो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक साथ जब आपने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया तो मैथमेटिक्स का एक सेट लगाया 50 क्वेश्चन का, और ये सेट जो लगाना है आपको टाइम के साथ लगाना है। जितना आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है उतने ही टाइम में आपको करना है। अगर क्वेश्चन छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करें कि अभी कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, पहले तो हम 50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस जैसा आप माइंड को डेवलप करेंगे वैसी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें एग्जाम में टाइम जितना मिलता है उतने ही टाइम में उस पेपर को करना है। तो आपने मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल पूरा पेपर किया, अगले दिन इंग्लिश का किया, अगले दिन रीजनिंग का किया। अभी इंग्लिश के ऊपर भी अपन जाएंगे, पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। विद इन टाइम में अपने को करना है। और जब आप एक पेपर करें मैथमेटिक्स या रीजनिंग का, तो आप उसको उसके बाद एनालिसिस करें, स्कोर लिखें कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। मेरे पास आज भी, जब मैं 96 में था, एग्ज़ाम देता था, वहाँ पे लास्ट में जब एग्ज़ाम होना था उसके 1 डेढ़ 2 महीने पहले केवल पेपर होते थे।
प्रैक्टिस सेट, जितना 200 क्वेश्चन पहले आता था तो 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डेली होता था और डेली शाम को उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता था क्लास में ही कि टॉप 10 कौन से रहे हैं, और सबको एक स्कोर शीट दिया गया था, उसमें उसकी एंट्री वो खुद करता था, जिससे कि हमको एनालिसिस करने में बेनिफिट होता है कि भाई हमारा स्कोर पहले 150 आता था, आज 155 आया, फिर 140 कैसे हो गया। तो ये आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है, तो आप उसका रिकॉर्ड भी रखें। और क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं, दो टाइप्स के होंगे, एक तो कैटेगरी होगा आपका सही हो गया क्वेश्चन, दूसरा होगा गलत हो गया, तीसरा हो गया जो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको जो सही हो गया उसमें तो कुछ करना नहीं है, वो बस यही देखना है कि ये टाइम में ही किया है ना, हमने बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया। जो गलत हुआ इसका मतलब कि वो क्वेश्चन आपको आता था, या आपके मन में बिलीव था कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, आपने उसको सॉल्व किया और किसी कारण से वो गलत हो गया, तो उस क्वेश्चन को पहले फोकस करें कि ये क्यों गलत हुआ, एनालिसिस करें और नेक्स्ट पेपर में उसका ध्यान रखें कि ये गलती हमसे दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको हम जल्दी से जल्दी ऐसे रिपीटेशन खत्म करें। अब रिपीटेशन कई प्रकार के होते हैं, कई बार अपन ऑप्शन गलत चूज कर लेते हैं, लगाया क्वेश्चन में आंसर जो हमारा था थर्ड आया, हमने लगा दिया सेकेंड, तो ये मेमोरी लैप्स के कारण होता है। वो मेमोरी थोड़े टाइम के लिए हमारा कहीं ना कहीं इधर उधर ध्यान भटकता है और हम गलत टिक कर देते हैं सही आंसर निकाल के भी। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, आप मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, वो डेली प्रैक्टिस आप उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपका मेमोरी लॉस के कारण जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो बिल्कुल भी मिनिमाइज हो जाएगा। फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे, वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा, जो आप टच ही नहीं कर पाए, टच नहीं मतलब आप कर नहीं पाए। आप कर नहीं पाए इसके दो कारण होंगे, या तो आपको सॉल्व करने नहीं आता होगा, या आपको लगा होगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। यदि आपने टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण उसको स्किप किया है तब तो ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सक्सेस केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं मिलता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने से भी मिलता है। वो इसलिए कि यदि आपने एक टफ क्वेश्चन के ऊपर जिद कर लिया कि मैं ये करके ही रहूंगा, अगला क्वेश्चन तभी करूंगा जब ये वाला कर लूंगा, ऐसा होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि उस क्वेश्चन ने मान लीजिए आपका 2 मिनट ले लिया और लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन छूट गए। अब उस 2 मिनट में हो सकता है लास्ट के 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, प्लस माइनस टाइप के थे, आप उसमें से 7-8 कर पाते, तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके 1 नंबर मिले, और लास्ट में आपके 7 क्वेश्चन जो कर सकते थे उतने ही टाइम में वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, उसमें 7-8 नंबर मिल सकते थे। तो ये स्मार्टनेस आपके अंदर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये आपका पेपर एनालिसिस का पार्ट हो गया। फिर आप ये स्टेज हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो कैसे करना है, ये भी एक आर्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यदि 50 क्वेश्चन आया तो एक से लेके सीक्वेंस में चलते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके 50 तक। जो स्मार्ट होते हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है, वो कैसे करते हैं। मेरी बैच में ही एक शैलेंद्र नाम के स्टूडेंट्स थे, वो हमेशा क्लास में टॉप करते थे। वो क्यों टॉप करता था, क्योंकि उसका पेपर करने का जो स्टाइल था वो फुल पेपर करता था, तो 3 से 4 बार में करता था। मतलब 3 से 4 बार में क्या, पहले हार्ड कॉपी में पेपर आता था, अभी भी जो एग्जाम्स में हार्ड कॉपी में आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि 1 से 50 तक 50 मिनट का पेपर है। इतना टाइम नहीं मिलता है लेकिन हम मान के चलते हैं 50 मिनट का पेपर है। अब वो क्या करता था, फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन वो करता था जो कि बिल्कुल देखते ही उसका आंसर आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे, तो फर्स्ट राउंड में 25 क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन स्किप करना था उसके पास में उसने राउंड में गोले लगा दिए। सेकेंड राउंड जब 50 तक पहुंच गए, 25 क्वेश्चन एक बार में करा, आपका टाइम 10 मिनट में हो गया। अब आपके पास 40 मिनट है और 25 क्वेश्चन है, तो उससे थोड़ा सा टफ वाला जो क्वेश्चन था, जहाँ जहाँ राउंड लगा हुआ है उसके माइंड में सब है कि कौन सा टफ है, कौन सा बहुत ज़्यादा टफ है और कौन सा थोड़ा सा एफर्ट करने पे सॉल्व हो सकता है। तो वो सेकेंड राउंड में उससे थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। इस बार 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हुए, 33-34 हो गए। ऐसे करके वो 3 से 4 राउंड में पूरे पेपर को सॉल्व करता था। और उससे क्या होता था कि अगर एग्जामिनेशन में इजी पेपर आया तब तो सारे के सारे एक जैसे नंबर लाएंगे, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन जब टफ पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं
तो उस टाइम पे ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड में ही इजी वाले सारे कर लिए। जो इस तरीके से नहीं करेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में करेगा, उसके साथ क्या होगा कि वो मान लीजिए 13th नंबर जहाँ पे क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन टफ वाला था, वहाँ वो स्टक हो गया, 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगा दिया। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उसका सही हो। अगर सही हो गया तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी उसको लगा कि नहीं कर पाए तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगले जो 30-35 क्वेश्चंस जो थे वो आसान, उसमें से कई सारे थे, वो भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आप प्रैक्टिस सेट करें तो 2 से 3 राउंड जैसा आपको सुविधाजनक लगे आप ऐसे प्रैक्टिस करें, एक साथ सीक्वेंस में कभी भी मत करें। इजी पहले, टफ बाद में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश और जीके के ऊपर। इंग्लिश सारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं उनकी वीक होती है, ये आप एक्सेप्ट करके चलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना वीक हो कि हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। इंग्लिश में यदि आपको ग्रामेटिकली नहीं आता है तो आप सीखने का प्रयास करें, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे आपको, आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, हमारे चैनल पे भी है शेखावत सर के यूट्यूब वीडियो। तो आप किसी भी चैनल पे जाके यूट्यूब पे आप चैप्टर वाइज ग्रामर कर सकते हैं। यदि उसके बाद भी आपको लगता है कि हमारा इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पा रहा है तो आप एक नुस्खा आजमाएं, जो मैंने भी आजमाया और मैं कभी भी इंग्लिश में फेल नहीं होता था। आप इंग्लिश पढ़ना चालू कर दें। इंग्लिश आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, स्टोरी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन इंग्लिश कंटिन्यूअस पढ़ें। डेली आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपको टाइम सूटेबल हो वो पढ़ें। इंग्लिश न्यूज़ चैनल आप देखें, उससे क्या होगा कि इंग्लिश के पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आप ऐसे सही कर देंगे कि आपको ये मालूम है कि यहाँ पे हेड आना चाहिए, हैज नहीं आना चाहिए। ये कैसे मालूम चलेगा? आपको ग्रामर नहीं मालूम है कि किस रूल के तहत ऐसा हो रहा है, लेकिन चूंकि आपने इंग्लिश इतना ज़्यादा पढ़ लिया है या न्यूज़ में देखा है तो आपको सेंटेंस देखते ही ध्यान आ जाता है कि नहीं, यहाँ कुछ अटपटा सा लग रहा है, यहाँ हेड होना चाहिए, है या हैज गलत है। ये आपके माइंड में रहता है, कहीं ना कहीं मेमोरी में बैठा रहता है कि किस टाइप के सेंटेंस में किस टाइप का वर्ब लगता है। ये जब आप खूब सारे इंग्लिश के मैगजीन्स और बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ऐसे सही होते थे कि मैं इंग्लिश पढ़ता था, उस कारण से हम सही कर देते थे, भले ही उसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम हो कि कौन से ग्रामर के रूल के कारण ये सही था और ये गलत था, लेकिन मैं सही करता था। कॉम्प्रिहेंशन में भी यदि आपकी ये प्रैक्टिस है तो कॉम्प्रिहेंशन के कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन में 5-7 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक साथ आप बल्क में वो कर सकते हैं, आपकी स्पीड रीडिंग भी बढ़ेगी, जिसके कारण से इंग्लिश में आप श्योर क्लियर कर लेंगे। अब अपन आते हैं जीके के ऊपर। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, उसके बाद भी हम जीके में अच्छे स्कोर नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि हमको पढ़ना क्या है। अब सिंपल एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं जीके का, जहाँ पे पेपर आता है वहाँ पे स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके क्या? जो हिस्ट्री का होता है, पास्ट का होता है। अब आपने तैयारी क्या की है? रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी की आपने, लेकिन वहाँ पे आता है पास्ट का, तो आप क्या पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीके करने से पहले फिर वापस मैं उसी दिशा में जाऊंगा कि आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उससे आप पैटर्न को समझे कि इसमें जीके पुराना जीके आता है कि अभी करंट्स का आता है। यदि करंट का आता है तो पिछले कितने महीनों तक का, लास्ट 3-4 बार में पूछा है। यदि आज एग्जाम है तो आज से 6 महीने पहले तक का पूछा है करंट का क्वेश्चन कि साल भर तक का पूछा है। ये एनालिसिस करें पहले आप, फिर उसमें किस टाइप के, किस सेगमेंट से ज़्यादा पूछा है। करंट अफेयर्स में कई सारे होते हैं, कुछ पॉलिटिकल होगा, कुछ इकोनॉमिकल होगा, कुछ इंटरनेशनल होगा, कुछ नेशनल होगा, कुछ स्पोर्ट्स के होंगे, इंटरटेनमेंट के होंगे, अवार्ड्स के होंगे। तो आप देखें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है किस सेगमेंट से ज़्यादा आ रहा है। आजकल यूट्यूब पे भी या आपको गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे पेपर का एनालिसिस आता है कि 50 क्वेश्चन जीके के आए तो उसमें से किस सेगमेंट से कितने आए। तो आप ऐसे बुक्स का सिलेक्शन करें जिस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हो, जो क्वेश्चन पेपर आते हो उस सेगमेंट पे फोकस रहता हो। जैसे
बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल जो मैगजीन है उसमें इकोनॉमी का न्यूज़ बहुत अच्छा आता है, बहुत शॉर्ट में देते हैं, लेकिन वही चीज़ उसमें कवर होता है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने खुद जब बैंक की तैयारी की थी, उसके अलावा इंटरनल भी जब हमारा प्रमोशन का था तो हमने एक्सपीरियंस किया कि जब हम 2-3 बुक्स के साथ पढ़ रहे थे तो उतना अच्छा स्कोर नहीं आया जब हमने एक सिर्फ बुक्स पढ़ा, क्योंकि जीके तो सब कुछ जीके, जो आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही है वो सारा जीके के अंदर कवर है। अब एग्जाम में कौन सा पूछता है वो हमको जज करना पड़ेगा, और वो जिस बुक्स में सबसे ज़्यादा आता है या जिस मैगजीन्स में या जिस साइट्स पे उसको कवर ज़्यादा किया जाता है उस वाले साइट्स को हम रेफर करें। ओके, अब यहाँ तक हम आ गए, सॉल्व कर लिया। अब एग्जाम्स के पहले क्या करना है आपको। मान लीजिए आज 12 जून है, ओके, 12 जून 2021, आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, ठीक है, लगभग 2 महीने हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम डेट से 1.5-2 महीने पहले आप इंडिविजुअल चैप्टर वाइज जो कर रहे थे या इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज उसको बंद कर दें। आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करें, डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट जरूर करें, फुल पेपर करें, जो एग्जामिनेशन में जैसा आता है वैसा ही करें। आपके अंदर एक टारगेट रख लें कि इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले मैं 100 सेट करके जाऊंगा। ये मेंटली आप डिसाइड कर ले कि 100 सेट हमको लगाना है। मैंने भी डिसाइड किया था 100, तो उसमें से 50-60 के लगभग हमारे इवाम क्लासेस में मैंने अटेंड किया था, और 35-40 के लगभग में मैं घर पे जब टाइम होता था उस टाइम पे मैं करता था। और घर पे भी आप करें तो आप ये ध्यान रखें कि पूरा रूम बंद करें, ऐसा नहीं कि कोई आके डिस्टर्ब कर दे, और बिल्कुल टाइम से करें। तो 100 सेट आपको लगाना है। एग्जामिनेशन से 1.5-2 महीने पहले आपको इंडिविजुअल पढ़ना बंद करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना है, टाइम से करना है, और अपना सिस्टम वही रहेगा कि कैसे पेपर सॉल्व करना है। फिर वो एनालिसिस उसका कीजिए, कौन सा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, क्यों हुआ, ये एनालिसिस जरूर करें, अदरवाइज रिपीटेशन होता रहेगा मिस्टेक का। अब आपने 100 सेट कर लिया, आप कॉन्फिडेंट हो गए, एग्जाम 2 दिन बाद है, तो आप 2 दिन पहले बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है अपने को। कोशिश मत कीजिए कि हमको पढ़ना है। आप पिछले 6-8 महीने से, साल भर से बहुत पढ़ाई कर ली है, आपके माइंड में सारा कुछ स्टोर किया हुआ है, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल करना है। और रिकॉल, ब्रेन में पावर इतना है कि ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन देखेंगे आपको रिकॉल हो जाएगा। 48 घंटे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। मेंटली प्रिपेयर कैसे होना है कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, आपके अंदर एक बिलीव पैदा करना है कि मैं परसों होने वाले एग्जाम में सेलेक्ट हो जाऊंगा। उसके लिए आप यदि पढ़ेंगे, और पढ़ने से क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा लास्ट में। यदि कुछ एक चीज़ भी जीके का आपने ऐसा पढ़ लिया या मैथमेटिक्स का ऐसा क्वेश्चन देख लिया जो आपको नहीं आता है, तो आपके अंदर एक डाउट क्रिएट कर लेगा। डाउट क्या क्रिएट करेगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन में आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते थे। इसलिए 48 घंटे पहले आप पढ़ना बंद करें। बिल्कुल आप घूमे फिरे, जो भी आपका शौक है उसको पूरा करें। नींद पूरा आपका होना चाहिए, 7-8 घंटे का जो नींद है वो सब करें। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। हम जब वहाँ पे युवाओं में तैयारी करते थे तो हमारे यहाँ पे 2 या 3 दिन पहले क्लास बंद हो जाती थी। एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले क्लास नहीं लगती थी। लास्ट डे जो होता था क्लास का, उसमें हमारे युवाओं संस्थापक पारस दादा लेक्चर देते थे। लेक्चर देने के लिए वो 1 से 1.5 घंटा लेते थे, और उस लेक्चर में सिर्फ यही रहता था मोटिवेशन, कि आपको अगले 48 घंटे में क्या करना है, कैसे आपका खान पान व्यवहार होना चाहिए। और जो उस टाइम पे क्लास में रेगुलर नहीं भी आते थे उस सेशन को जरूर अटेंड करते थे, क्योंकि वो सेशन अटेंड करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता था। और इसी का परिणाम होता था कि युवाम संस्था से इतने ज़्यादा सिलेक्शन हुए। कई बार तो कई सारे, हम जब इंटरव्यू देने गए थे भोपाल में, तो वहाँ हमसे पूछा गया था कि अरे भाई जो भी पूछो, रतलाम से आ रहे हैं, आज
42 का मैंने इंटरव्यू लिया, उसमें 25 के लगभग रतलाम से हैं। तो ऐसा क्या है युवाम संस्था में कि इतने सारे एक जगह से ही आ रहे हैं। मतलब इंटरव्यू बोर्ड वाले को भी लगता था कि भाई ऐसा कैसे सिलेक्शन इतना हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस ऐसे थे, साइंटिफिक प्रोसेस थे, जो कि सिलेक्शन करने में वो बेनिफिट देता है। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में आ गए। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम जून के महीने में है, ओके। बहुत प्यास लगती है गर्मी में, 2 घंटे का पेपर है, आपको प्यास लगेगी। क्या आप पानी पिएंगे? बिल्कुल भी नहीं पीना है। यदि आज आपने पानी पिया एग्जामिनेशन हॉल में, तो ज़िंदगी भर आप पानी पीते ही रहेंगे। आपको एग्ज़ाम पानी पिलाता रहेगा। कैसे? आपको सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लासरूम में जो स्टाफ है पानी आपको देने आएगा ग्लास, आपने क्या किया? गिलास से उठा लिया, पी लिया, रख दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कूल हो गए। लेकिन आपने सोचा कि ये 5-10 सेकेंड जो लगा, 5-10 सेकेंड में आप 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कर सकते थे। आपका कॉम्पिटिटर पानी नहीं पी रहा है, वो 5-10 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और वो क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसका जो नंबर होगा वो उसको रैंकिंग कराएगा, और हम पानी पिएंगे। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में कहने का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट राइट कहीं पे भी नहीं देखना है। क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर, कहीं भी टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है। एक और प्रॉब्लम आती है एग्जाम में कि आपको मालूम नहीं कि आपका सेंटर कहाँ रहेगा। कई बार हाईवे के पास में स्कूल होता है, उसमें सेंटर मिल जाता है। कई बार सिटी के बीच में स्कूल होता है, वहाँ पे आपको सेंटर दिया जाता है। अब आसपास गाड़ियाँ चल रही है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कुछ खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, कई बार पंखा हॉल का जो रहता है उसकी आवाज़ आती है। तो आप क्या करें? मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मतलब आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी स्टूडेंट्स लाइफ में उतने ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज है, जो मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो आपको देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस टाइप की एक्सरसाइज आप करें। तो उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम से एक ट्रक पास से गुजरी रोड से, आपका हॉर्न बजा और आप डिस्टर्ब हो गए। आप डिस्टर्ब हुए, आपका मार्क्स कुछ ना कुछ कम हुआ, ये 100% श्योर है। तो डिस्टर्बेंस और कंसंट्रेशन को जो लूज करता है उसको लूज नहीं होने देना है, और उसके लिए हमको मेमोरी एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बहुत आसान है, रेगुलर बस हमको करना पड़ेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके अंदर एक बिलीव होना चाहिए। हार्ड वर्क आप करें, मैक्सिमम टाइम करें। मैक्सिमम टाइम से मतलब ये है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें, इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि आप ये सोच पाएँ कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा टाइम तक पढ़ रहा हूँ, है ना। 24 घंटे में मान लीजिए आपने 10 घंटे पढ़ाई की, एग्जाम्पल, ये मैक्सिमम है। अब क्या कोई 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। आप अपने माइंड का इवोल्यूशन कीजिए, क्या आप डल है? नहीं है। एवरेज है तो भी चलेगा, एवरेज माइंड भी है तो भी चलेगा, जीनियस की ज़रूरत नहीं है। एवरेज माइंड के साथ भी यदि आपने मैक्सिमम टाइम डिवोट किया तो कौन सेलेक्ट होगा? भाई दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर कैसे हमसे ज़्यादा नंबर ला सकता है? मैंने मैक्सिमम टाइम दिया, मेरा माइंड का जो पावर है लगभग उसी लेवल का है जो उसका है, क्योंकि ये मान के चलिए कंपटीशन में सबका लेवल एक ही रहता है माइंड पावर, सिर्फ थोड़ा सा जो इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा हो जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अदरवाइज बैंक क्लर्क में जो अप्लाई किया है, ऐसा नहीं कि वो यूपीएससी या कलेक्टर भी बन जाएगा, हो सकता है एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का जो लेवल होता है उसी लेवल की वो तैयारी करता है। तो आपके कॉम्पिटिटर बिल्कुल इक्वल लेवल पे है। आप जो ये मैंने आज पूरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक बताया है, इस स्टेप को अगर आपने अपनाया तो ये आपको आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अप करेगा, और थोड़ा सा अप ही आपको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा अप कर देगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने एज ए स्टूडेंट्स जब बैंकिंग की तैयारी की थी तब, और एज ए टीचर जब मैंने युवाम मल्हारगढ़ में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी तब, और अभी वर्तमान में जब मैं ऑनलाइन क्लासेस
के लिए भी कुछ वीडियो अपलोड करता रहता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेंड के, न्यूमेरिकल के भी कुछ किए हैं। वो जो मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा कि आपको किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है। हम आगे भी ऐसे वीडियो शेयर करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो, इसके अलावा भी दूसरे वीडियोस जो हैं युवाम PSR चैनल पे, खास करके दादा का गुरु मंत्र जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़रूर देखें, खुद भी देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल युवाम PSR को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें। बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले 6 महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी और दूसरी बैंक की शाखा में एज एन एम्प्लॉय मैं आपको देखूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।